हेलो दोस्तों, कभी सोचा है कि ये इन्फ्लामेशन होता क्या है? इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी का लोकल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है किसी भी इंजरी के अगेंस्ट में, या कभी कभी इम्यून सिस्टम के माल फंक्शनिंग के वजह से भी हमें इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन के क्लासिकल सिम्टम है रुबार मतलब रेडनेस, ट्यूमर मतलब स्वेलिंग, कलर मतलब हीट एंड डॉलर मतलब पेन। एक और सिम्टम है जिसको कहते हैं हम फंक्टियोलासिया, उसका मतलब होता है फंक्शनलेस। ये 5 क्लासिकल सिम्टम आपको किसी भी तरीके के इन्फ्लामेशन में नज़र आते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी इन्फ्लामेशन हो वो हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, वो हमें फर्दर इन्फेक्शन या और चीज़ें होने से प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी को जानने के लिए मेरे चैनल फार्माकोलॉजीपीडिया को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, सोचो रमेश को एक छोटा सा कट लग गया और बॉडी ने तुरंत डिफेंस मैकेनिज्म को ऑन कर दिया। इसे कहते हैं इन्फ्लामेशन। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इन्फ्लामेशन होता क्यों है? मैं हूं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, आप देख रहे हैं फार्माकोलॉजीपीडिया। चलिए एटियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन को एक सिंपल स्टोरी फॉर्म में समझते हैं। जब बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई या पैरासाइट की बॉडी में एंट्री होती है, इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, रिएक्शन चालू हो जाती है, ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, हिस्टामाइन रिलीज हो जाता है, रेडनेस मतलब रुबार और हीट मतलब कॉलर स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल बैक्टीरियल एंड वुंड इन्फेक्शन, कट, बर्न, ट्रॉमा, रेडिएशन या एक्सट्रीम टेम्परेचर से भी सेल डैमेज हो सकते हैं। डैमेज सेल डैम्प और केमिकल मीडिएटर को रिलीज करते हैं। स्वेलिंग मतलब ट्यूमर और पेन इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल सर्जिकल इंजरी या बर्न इंजरी। केमिकल्स जैसे कि एसिड, अल्कली, पोल्यूटेंट, ड्रग्स और टॉक्सिक केमिकल टिश्यू को इरिटेट करते हैं। ये सारे सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, इन्फ्लामेटरी कास्केड को एक्टिवेट कर देते हैं। एग्जाम्पल केमिकल इंजरी या ड्रग इंड्यूस्ड इन्फ्लामेशन। इतना ही नहीं, कभी कभी बॉडी का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर देता है। एलर्जी या ऑटो इम्यून डिसीजेस या इम्यून कॉम्प्लेक्स के साथ में इन्फ्लामेशन ट्रिगर हो जाना। वाइट ब्लड सेल्स जो बैटलफील्ड में उतरते हैं, वो पैथोजन को या कभी कभी अपने ही टिश्यू को पर अटैक कर देते हैं। एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एलर्जिक रिएक्शन। डैमेज टिश्यू मतलब जब कभी कभी सेल जब सीवियरली मर जाते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नेक्रोसिस कहते हैं। डेड टिश्यू इन्फ्लामेटरी कास्केड को एक्टिवेट कर देते हैं। माइक्रोफेज आप आते हैं उसकी वजह से और ऐसे डेड सेल को रिमूव करके हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल इस्चेमिया और इन्फेक्शन। याद रखो, इन्फेक्शन, फिजिकल इंजरी, केमिकल इंजरी, इम्यून सिस्टम और नेक्रोसिस, ये सब मिलकर इन्फ्लामेशन की इटियोलॉजी बनाते हैं। इन्फ्लामेशन सिर्फ रेडनेस नहीं, बल्कि बॉडी का इंटेलिजेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजीपीडिया। सोचो रमेश को एक छोटा सा कट लगता है, सेल मेम्ब्रेन इंजर्ड हो जाती है और वहीं से डिफेंस मैकेनिज्म ऑन होता है। इंजर्ड सेल मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड रिएक्ट करती है फॉस्फोलाइपेज से और वहाँ फॉर्मेशन होता है अराकिडोनिक एसिड का। अराकिडोनिक एसिड कॉक्स नाम का एक एंजाइम होता है, उससे इंटरेक्ट करती है और फॉर्मेशन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का। प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लड वेसल को डायलेट करता है, जिसके वजह से होता है रेडनेस मतलब रुबार और हीट मतलब कॉलर। ब्लड वेसल डायलेट होने के साथ साथ वो इंडोथेलियल ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। उसके वजह से ब्लड वेसल के सेल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं और साथ में अडेशन मॉलिक्यूल के एक्सप्रेशन को भी बढ़ाता है ये, जिसके वजह से सिग्नल जाते हैं ल्यूकोसाइट को अटैच होने के लिए। अब मतलब ये है कि बॉडी ने साइलेंट स्ट्रैटेजी कर ली है डिफेंस मैकेनिज्म को प्रिपेयर करने की, लेकिन असली एक्शन अभी बाकी है।
अब वाइट ब्लड सेल एंट्री कैसे करेंगे ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी में। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और आप मेरा यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजीपीडिया देख रहे हैं। चलिए हम लोग आगे समझते हैं इन्फ्लामेशन में होने वाले वैस्कुलर इवेंट को। इंजरी के बाद में ब्लड वेसल पैसिव नहीं रहती, वो एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी शिफ्ट होता है। उसमें सबसे पहले क्या होता है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। ये एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट ट्रांजिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। उसके बाद में परसिस्टेंट रैपिड वैसोडाइलेशन होता है। हिस्टामाइन और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होते हैं जो कि ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से रेडनेस और वार्मनेस की फीलिंग आती है। इंडोथीलियल सेल्स जो ब्लड वेसल की है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, जिसके वजह से वैस्कुलर परमिएबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। प्रोटीन रिच फ्लूइड बाहर निकल आता है। स्वेलिंग या ट्यूमर यहीं डेवलप होता है। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कई फाइब्रिनोजेन कॉम्प्लीमेंट इंजुरी साइट पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, अक्यूमुलेट हो जाते हैं। ब्लड फ्लो स्लो होता है, स्टैसिस डेवलप होता है। अब इम्यून रिस्पॉन्स के लिए परफेक्ट स्टेज सेट हो चुका है। अब बैटलफील्ड सेट हो चुकी है, सिग्नल भी रिलीज हो चुके हैं। अगला स्टेप सबसे एक्साइटिंग होगा। अब इम्यून सेल्स की एंट्री होने वाली है, वही डिसाइड करेगा फेट इन्फ्लामेशन का। हेलो दोस्तों, ब्लड वेसल ने गेट ओपन कर दिया। अब इम्यून सेल अपनी रियल जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजीपीडिया पे। आज हम देखेंगे ल्यूकोसाइट के रिक्रूटमेंट की कंप्लीट स्टोरी। चलो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। जैसे ही ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है, स्टैसिस हो जाता है और हमारे WBCs कॉर्नर से मूव करने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्जिनेशन। अब कीमोकाइंस इंटीग्रीन को एक्टिवेट कर देते हैं। इंटीग्रीन के एक्टिवेशन की वजह से ल्यूकोसाइट इंडोथीलियल सेल से स्ट्रांगली बाउंड हो जाता है, चिपक जाता है और अब नो टर्निंग बैक। अब कीमोकाइंस इंटीग्रीन को एक्टिवेट कर देते हैं। इंटीग्रीन के एक्टिवेशन की वजह से ल्यूकोसाइट इंडोथीलियल सेल से ल्यूकोसाइट इंडोथीलियल गैप से स्क्विज्ड आउट होकर ब्लड वेसल से बाहर निकल के आ गया है। इस प्रोसेस को हम डायपेडेसिस कहते हैं। अब सेल टिश्यू के अंदर एंट्री कर चुका है। बाहर आने के बाद इम्यून सेल्स रैंडमली मूव नहीं करते, उन्हें केमिकल जो कि GPS टाइप का सिग्नलिंग देता है और गाइड करता है। कई सारे केमिकल होते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 8 न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करता है, जैसे C5a जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पार्ट है, स्ट्रॉन्ग कीमो अट्रैक्टेंट करके एक्ट करता है। वैसे ही ल्यूकोट्राइन्स B4 है जो इन्फ्लामेशन को एम्पलीफाई करने का काम करता है और बैक्टीरिया को पहचानने का काम बैक्टीरियल पेप्टाइड्स करवाते हैं। सबसे पहले इंजरी साइट पे न्यूट्रोफिल्स पहुंचते हैं। ये बॉडी का रैपिड रिस्पॉन्स सोल्जर है। अब होगी इम्यून सिस्टम मतलब ल्यूकोसाइट की पैथोजन के साथ में रियल फाइट। इंगल्फ करेगा और डाइजेस्ट करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ये नेक्स्ट पार्ट में और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बैटलफील्ड रेडी है, इम्यून सेल आ चुके हैं। अब देखते हैं पैथोजन का फाइनल इनकाउंटर कैसे होता है। मैं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, आप देख रहे हैं फार्माकोलॉजीपीडिया। चलिए देखते हैं रियल स्टोरी फैगोसाइटोसिस की। सोचो, इंजर्ड साइट के ऊपर न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेजेस आ चुके हैं। अब उन्हें एनिमी को पहचानना है। बॉडी इन पैथोजेंस के ऊपर टैग लगा देती है, जैसे कि IgG वो जो कि एंटीबॉडी है और C3b जो कि इम्यून कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पार्ट है। इन टैग्स को हम ऑप्सोनिन कहते हैं। इम्यून सेल के रिसेप्टर इन ऑप्सोनिन टारगेट्स को पहचान जाते हैं, मतलब टारगेट को लॉक कर देते हैं। अब ल्यूकोसाइट अपनी मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके पैथोजन के सराउंड में कर लेता है और पैथोजन को अपने अंदर एक बबल वेसिकल के अंदर ले लेता है, जिसे हम फैगोसोम्स कहते हैं। फैगोसोम्स लाइसोसोम
लाइसोसोम जो कि सेल का सुसाइडल बैग है उसके साथ में जाके फ्यूजन करती है, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक किलिंग चेंबर भी कह सकते हैं। यहीं से रियल डिस्ट्रक्शन चालू होता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज स्टार्ट हो जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होना चालू हो जाता है और लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज होते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। फाइट के दौरान बॉडी कई सारे मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन को रिलीज करती है सिम्टम्स क्रिएट करने के लिए, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन जो कि फीवर और इंडोथीलियल सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करती है जो कि पेन का सिम्टम देती है वह, जबकि ल्यूकोट्राइन्स वैस्कुलर परमेबिलिटी और इन्फ्लामेशन को एम्पलीफाई करता है। मतलब जो रेडनेस, स्वेलिंग, पेन हम फील करते हैं वो एक्चुअली डिफेंस स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। अब सवाल यह है कि फाइट के बाद हीलिंग प्रोसेस चूज करेगी बॉडी या इन्फ्लामेशन क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्यून करिए, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हर फाइट का एक एंड होता है, या तो बॉडी हील करती है या तो इन्फ्लामेशन क्रोनिक में बन जाता है। आज समझते हैं इन्फ्लामेशन का फाइनल आउटकम। मैं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, आप देख रहे हैं फार्माकोलॉजीपीडिया। चलिए डिकोड करते हैं फाइनल चैप्टर ऑफ इन्फ्लामेशन। सोचो, बैटलफील्ड पर एनिमीज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अब बॉडी क्लीन अप और रिपेयर स्टार्ट करती है। माइक्रोफेजेस इंजर्ड साइट पे जाके डेड सेल्स, डेब्रीज और माइक्रोब्स को क्लियर करते हैं, बिल्कुल सैनिटेशन टीम की तरह। इससे टिश्यू इन्वायरमेंट नॉर्मल होने लगता है। बॉडी प्रो इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स को रिलीज करती है जिससे कि इन्फ्लामेशन को ब्रेक लग जाए या स्लो हो जाए, जैसे कि इंटरल्यूकिन 10 एंड ट्रांसफर एंड TGF बीटा रिलीज करती है। ये साइटोकाइन इन्फ्लामेशन की प्रोसेस पे ब्रेक लगाते हैं और हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। जो एक्सेसिव फ्लूइड और प्रोटीन जो स्वेलिंग को क्रिएट करते हैं, ये सारे लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ड्रेन आउट हो जाते हैं और टिश्यू अपने नॉर्मल साइज को तरफ वापस आने लगती है। अब बॉडी सिर्फ डैमेज को ब्रेक नहीं लगाती या रोकती नहीं, बिल्कुल, बल्कि रिपेयर को भी प्रमोट करती है। कैसे करती है? एंजियोजेनेसिस प्रोसेस से, जिसमें नए ब्लड वेसल फॉर्मेशन करती है, जिससे कि जो नए टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं रिपेयरिंग में, उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिल सके। उसके साथ साथ फाइब्रोब्लास्ट का एक्टिवेशन करके फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन का डिपॉजिट करती है इंजर्ड साइट पे, जिससे कि नॉर्मल स्ट्रक्चर वापस आ सके। इसके साथ में अगर इंजरी छोटी है तो टिश्यू रीजनरेशन होती है, मतलब जो नॉर्मल सेल है, ओरिजिनल सेल, वो फिर से प्रोलिफरेट होके टिश्यूज़ को नॉर्मल स्ट्रक्चर दे देते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन या इंजरी बार बार प्रेजेंट होती रहे उसी साइट के ऊपर, तो बॉडी का रिस्पांस चेंज हो जाता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन डेवलप होने लगता है, एक्सेसिव कोलेजन डिपॉजिट हो जाता है जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। कभी कभी इम्यून सेल्स के क्लस्टर बन जाते हैं जिसको हम ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन कहते हैं। यही हीलिंग और डैमेज को बैलेंस कंप्लीटली स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखिए, इन्फ्लामेशन सिर्फ रेडनेस नहीं, ये वैस्कुलर, सेलुलर माइग्रेशन, कीमोटैक्सिस, फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड साइंटिफिक डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल फार्माकोलॉजीपीडिया को। थैंक यू।